So plus 2 class, welcome to all of you. Today I am starting our next chapter and the name of the chapter is विकास, नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स। पिछले दो चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश के नेताओं ने किस तरह से राष्ट्र निर्माण की या नेशन बिल्डिंग के बारे में और हाउ टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस किया। नाउ द थर्ड चैलेंज वाज देयर कि हाउ टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो दैट वी कैन ब्रिंग वेलफेयर फॉर एवरीबडी, किस तरह से सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके, किस तरह से आर्थिक विकास की जा सके। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जैसा कि आप इस चैप्टर में कुछ पोस्टेज स्टैम्प देख सकते हो, बिगिनिंग के अंदर ही फर्स्ट पेज के ऊपर आपको दी हुई हैं। तो ये पोस्टेज स्टैम्प इस बात को शो करती हैं कि हमारे देश में विकास की हम लोगों ने क्या पैरामीटर सेट किए थे, और उस जैसे कि आप कुछ डैम्स की फ़ोटोग्राफ देख सकते हो, रेलवे की फ़ोटोग्राफ देख सकते हो, ट्रेन के इंजन के फ़ोटोग्राफ देख सकते हो। तो ये देश की डेवलपमेंट में इनका नो डाउट इनका बहुत अहम योगदान था। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस्पात जो आप जानते हो कि जैसे भारी मशीनरी का जो बनना होता है उसके बारे में, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में आप जानते हो कि आयरन ओर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और बहुत ज़्यादा स्टोर है वहाँ पे, और अभी इसका दोहन बाकी था, यानी कि अभी इसको वहाँ से निकाला नहीं गया था। बात कर रहे हैं हम देश की इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी के बाद से। उड़ीसा की राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सरकार ने लो ऐसा कि इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा, यानी कि वो चाहते थे कि इस यहाँ जो है वो एक बड़े प्लांट लगाए जाए ताकि यहाँ से आयरन ओर जो है उसको रप्ट किया जा सके, आयरन ओर जो है वो निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इंटरनेशनल और नेशनल जो प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ जो प्रोजेक्ट थे वो साइन किए, और ज़रूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा इससे, और रोजगार का अवसर भी बढ़ जाएगा। लो ऐसा के ज़्यादातर बाजार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, यानी कि ज़्यादातर ये ट्राइबल इलाके के अंदर है, वो इलाके जहाँ विकसित नहीं है। खास करके इन राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में है। आदिवासियों का डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा, यानी कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी जगह किसी भी प्लांट को या कहीं नई फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ से खास करके आदिवासी एरिया में ये लगाना था, तो उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट उनकी होनी थी और उनकी आजीविका भी छीन जाएगी। जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनको भी इस बात का डर था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था भी अगर अब कोई किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं होती है या कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जाती है तो ये एक गलत काम होगा, या उससे भी देश की डेवलपमेंट, किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो कहता है ऊपर कुछ उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? मतलब क्या आप मानते हो कि डेवलपमेंट, आप लोग ने पीछे पढ़ा है, डेवलपमेंट फॉर वन इज़ नॉट ए डेवलपमेंट फॉर एवरीबडी। किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हर व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्या इस मामले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। राजनीतिक टकराव, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। इन सवालों के जवाब में कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट को जो है वो ग्रुप को लेकर दूसरे जो सोशल ग्रुप है उन दोनों में तोला जाता है, उन दोनों के बारे में जाना जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों के लाभ हानि के बारे में सोचा जाता है, यानी कि आज की डेवलपमेंट, आज के लोगों की ज़रूरतों के बारे में और फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको क्या ज़रूरत है उस चीज़ के लिए, उसके बारे में भी इसके बारे में सोचा जाता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर
विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसे किसी भी काम के लिए जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, जो कि एनवायरनमेंट से या जो कि माइनिंग से रिलेटेड है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स्ट और जो फिलोसफर्स हैं उनके बारे में उनका राय जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसा कई फैसले लिए गए हैं। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों के मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास, एक मॉडल या कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो सोशल डेवलपमेंट, और ऑल दीज डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस। यानी कि सारे के सारे जो है वो जस्टिस बेस पर होने चाहिए। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामलों को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। यानी कि अगर ऐसे कोई डिसीजन जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लें या ओनली ये फार्मर के ऊपर भी ये ऐसे डिसीजन नहीं छोड़े जा सकते थे। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कैसी भूमिका निभाए। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या हम मानते हैं कि एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? तो देखते हैं आगे क्या थी ये विकास की धारणाएं। हम इन विकास की धारणाओं के आगे चलते हैं। उससे पहले इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए और इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था। इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इस कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास का कथाक्रम पढ़ना जरूरी है।